हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए तो सेक्शन 8 की शुरुआत करते हैं। सेक्शन 8 बेसिकली क्या है कि वो कंपनीज जो कि बनाई जाती है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए। मतलब क्या है कि कई बार आप ऐसी कंपनीज देखते होंगे जो कि अपने नाम के एंड में ना प्राइवेट लिमिटेड लगाती है ना लिमिटेड लगाती है, बट वो कंपनीज होती है। तो इस टाइप की कंपनीज कौन हो सकती है? इस टाइप की कंपनीज वही हो सकती है जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो किस नेचर का है, चैरिटेबल नेचर का है। मतलब कि वो जो इनकॉर्पोरेट की गई है वो किस पर्पस के लिए की गई है, चैरिटेबल पर्पस के लिए की गई है, और उनका प्रॉफिट कमाने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, उनका जो प्रॉफिट कमाना है वो कोई मकसद नहीं है। और इनकेस अगर वो प्रॉफिट जो भी अर्न भी करते हैं वो उस प्रॉफिट को वो अप्लाई करेंगे काहे पे, जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए, और वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इस टाइप के फीचर्स जिस कंपनी में होते हैं उसको कहते हैं कि वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आगे भी हर जगह भी जहां पे भी आप इसकी पढ़ाई करोगे सेक्शन 8 कंपनी हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं डिटेल में कि सेक्शन 8 कंपनी में आपको क्या क्या चीज देखनी है। बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी का क्या मकसद है कि जो भी रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंदर बताई गई है वो सारी अगर फुलफिल करते हो तो आपको ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपसे ये जो आपको मिला है ये लाइसेंस बेसिकली एक तरीके का वो आपसे छीन लिया जाएगा, और छीनने के बाद आपकी कंपनी को बंद भी किया जा सकता है, उसको अमलमेंट भी किया जा सकता है किसी और कंपनी के साथ। ठीक है, तो उस टाइप की बातें हुई। फिर पेनल्टी प्रोविजंस वगैरह आएंगी, किस टाइप की पेनल्टीज वगैरह लगाई जा सकती हैं, और अगर आपकी कोई कंपनी है उसको अगर बंद कर दिया गया तो उसके एसेट्स वगैरह होंगे उसको क्या किया जाएगा, इस टाइप की सारी बातें यहाँ पे आएंगी। चलिए तो ये आपको समराइज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अब इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है सेक्शन 8 कंपनी का वो क्या है कि वो प्रमोट करेंगे किस चीज को, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को। अब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट जो है उसका 8 जनरली सेक्टर्स में यहाँ पे बांटा गया है, जो कि एज अ इलस्ट्रेटिव है। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वही 8 होगा, उसके सिमिलर और भी चीजें हो सकती है। जो यहाँ 8 चीजें बताई गई है वो क्या है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, इस टाइप की बातें 8 बातें नीचे आप चार्ट पे देखोगे 8 बातें बेसिकली बताई गई हैं। ये कंपनी जो है ये क्या करती है, ये अपने जो प्रॉफिट ये जो भी अर्न करेंगी उसको कहाँ अप्लाई करेंगी, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए। और डिविडेंड देना इनके ऊपर प्रोहिबिशन होता है कि डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इस पूरी बात को देखो चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। क्या कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रमोट क्या चीज, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, चैरिटी, रिलीजन या प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ईटीसी। जनरली 8 बातें बताई हैं। प्रॉफिट अगर कुछ होता है तो उसको क्या करेंगे, वो उसको यूज करेंगे प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओनली, और कहीं प्रॉफिट को यूज नहीं किया जाएगा। और डिविडेंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देते। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो कंपनी है ये जनरली जो इनकॉर्पोरेशन होता था इसका वो होता था सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन देती थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना ये पावर को डेलीगेट कर दिया है आरओसी को। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर को किसको दे दिया है, आरओसी को दे दिया है। मतलब कि अब अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो उसको इनकॉर्पोरेट कौन करने की पावर रखता है, आरओसी रखता है। ठीक है, लेकिन साथ में उसने एक कंडीशन लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भैया आरओसी को पावर दे तो दिया है, लेकिन हम जब चाहे इस पावर को वापस ले सकते हैं। मतलब कि जब चाहे, जब उसको लगेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसी जरूरत है कि भैया आरओसी कैपेबल नहीं है, तो वो उससे इस पावर को ले सकती है और खुद इस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। किस पावर को, सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्ट्रेशन देने की पावर, उसको खुद एक्सरसाइज कर सकती है। बट अगर मैं टेम्पररी बेस पे बात करूं तो ये पावर किसके पास है, ये पावर है हमारे आरओसी के पास। ठीक है, चलिए अगली बात आती है पावर टू ग्रांट, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस। अब इशू लाइसेंस का बेसिकली मतलब क्या है कि जब आपको ये बेसिकली इशू लाइसेंस में क्या होगा कि जब ये किसी कंपनी को लाइसेंस इशू किया जाता है तो उसको ये परमिशन मिल जाती है कि वो अपने नाम के अंत में क्या यूज ना करे, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना यूज करे। तो ये किसके पास पावर है, ये हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। इनडायरेक्टली किसके पास पावर है, आरओसी के पास। लॉ के अंदर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं नीचे उसके नोट में दे दिया गया है कि भैया ये डेलीगेट कर दिया गया किसको, आरओसी को। तो फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि ये पावर किसके पास है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आरओसी जैसा। चलिए कुछ पावर अभी आएगी आगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट नहीं की है, उसके बारे में अलग से देखेंगे। बट फिलहाल ये पावर किसके पास है, आरओसी के पास। अच्छा ये कब होगा ऐसा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगेगा, वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार वही बोल रहा हूँ कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगेगा कि भैया जो भी जितनी क्राइटेरिया थी वो सारी की सारी सेटिस्फाई करता है। कौन सेटिस्फाई करता है, जो भी कंपनी इसके लिए आया है वो सारे के सारे सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में वो इसको दे सकता है। और अगर सपोज करो कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जिसके साथ प्राइवेट लिमिटेड था, उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी जो कि सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आती है, उसका उसने अप्लाई किया कि भैया मेरे को लाइसेंस मिल जाए सेक्शन 8 कंपनी का, गवर्नमेंट उसको अप्लाई में वो दे देगी। तो जैसे ही उसको गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देगी कि हाँ भैया तुम सेक्शन 8 कंपनी का हकदार हो, तो जो उसकी एग्जिस्टिंग कंपनी होगी जिसके अंदर वो वही ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा था, उसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगा हुआ होगा, उस नाम को चेंज कर दिया जाएगा और उसके में से वो दोनों चीजों को इंसर्ट कर दिया जाएगा, या तो प्राइवेट लिमिटेड या तो लिमिटेड जैसा भी रहा हो, उसको वहां से हटा के सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नाम वहां पे बच जाएगा। ये सारी चीजें तभी होंगी जब जो भी रेस्ट्रिक्शंस है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, जो भी डायरेक्शंस वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट की होंगी या इस सेक्शन की होंगी, वो सारी की सारी वो कंपनी फुलफिल करता है तब। अच्छा जी, क्या प्रिविलेज मिलता है, तो प्रिविलेज मिलता है यहाँ पे लिमिटेड कंपनी का। मतलब कि ऑल्दो कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी जो भी फैसिलिटीज एक लिमिटेड कंपनी को मिलती है
वो सारी प्रिविलेजेस सेक्शन 8 कंपनी को भी मिलती है बिना नाम में लिखे हुए। चलिए जी, जो एक फर्म है क्या वो मेंबर बन सकती है? तो बिल्कुल बन सकती है। जैसे कि आपने ऊपर देखा था ओपीसी के अंदर, ओपीसी में आपने क्या देखा था कि इंडिविजुअल होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेंबर बनने के लिए इंडिविजुअल होगा वो भी चलेगा, फर्म होगी वो भी चलेगी। कोई फर्म होगा तो वो भी मेंबर बन सकता है सेक्शन 8 कंपनी का। अल्टरेशंस अलाउड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रखा गया किस टाइप का? सोशल एक्टिविटी, ठीक है, प्रमोशन वाली एक्टिविटीज है। तो अल्टरेशन में आप मेमोरेंडम में आपकी क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होंगी, तो आप अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल को आप चेंज नहीं कर सकते हो किससे? बिना पूछे, सेंट्रल गवर्नमेंट से बिना पूछे। मतलब कुछ ऐसी चीजें आपको करनी भी है तो आपको पहले क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जी हम अपने आर्टिकल या मेमोरेंडम के अंदर कुछ भी अल्टरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप क्या बोल के चलोगे? आरओसी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, अगर मेरे को कन्वर्ट करना, सपोज करो सेक्शन 8 कंपनी है मेरी, मेरे को उसको कन्वर्ट करना है सिंपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, तो ये कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने एमओए को अल्टर करना पड़ेगा, अल्टरेशन करना पड़ेगा किसमें? मेमोरेंडम के अंदर। तो अल्टरेशन जब मैं करूंगा मेमोरेंडम के अंदर, तो अगेन मेरे को क्या चाहिए? फिफ्थ वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए मेरे को? प्रीवियस अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चाहिए, आरओसी का ले लो। बट अगर ये अल्टरेशन जो है ये इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन है, अगर ये अदर देन कन्वर्जन होगा तो ये अल्टरेशन की अप्रूवल कौन दे सकता है? आरओसी दे सकता है। लेकिन अगर ये अल्टरेशन जो है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन होगा तो इसकी अप्रूवल देने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये वो डेलीगेट नहीं किया गया आरओसी के पास। ध्यान रखेंगे इस बात को कि वो डेलीगेट नहीं किया गया है आरओसी को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कन्वर्जन के लिए भी वो कन्वर्ट चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी उसके कंडीशंस वगैरह है उसको कंप्लाई करने पड़ेंगी। कंडीशन बेसिकली वही है कि एक प्रायर अप्रूवल चाहिए और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपनी जनरल मीटिंग के अंदर कि हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, उसका स्पेशल रेजोल्यूशन एक होना अनिवार्य है। चलिए जी, ये पॉइंट भी खत्म होता है। अब आपका नेक्स्ट आता है रिवोकेशन। ये चलेगा अच्छा खासा और कहीं ना कहीं यही सेक्शन 8 को आपका समापन कर देगा। रिवोकेशन का बेसिकली मतलब क्या है? रिवोकेशन कब होगा? जब हमारी एक कंपनी को ये लाइसेंस दे दिया गया था सेक्शन 8 कंपनी का, और वो जो लाइसेंस की कंडीशंस वगैरह थी या जो भी रिक्वायरमेंट थी सेक्शन की, उसको फुलफिल नहीं कर रहे, उसको कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, या फिर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर जो ऑब्जेक्टिव था आपका उसको वायलेट कर रहे हो। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव में था कि आपको ये काम करना है, इस कल्चर को या स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हो, उसको वायलेट कर रहे हो, या फिर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसी हरकत कर रहे हो जो कि अगेंस्ट है, जो कि अगेंस्ट है पब्लिक इंटरेस्ट के, जिसको हम बोलते हैं प्रेजुडिस टू पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कुछ भी ऐसा है तो उस केस में क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? चाहे तो आपको जो लाइसेंस दिया गया है उसको वो रिवोक कर सकती है। तो कुछ 5 बातें आपको बताई गई, इस 5 टाइप की अगर आप हरकतें कर रहे हो तो उस हरकतों के केस में आपको जो लाइसेंस है वो रिवोक करने का पावर रखती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक करेगा, हमारा आरओसी क्या करेगा? आरओसी फटाफट से आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड एज द केस में भी जो भी लगना चाहिए वो जोड़ देगा, ठीक है। अब ये सारी एक्टिविटी होगी, पर क्या आपको बिना मौका दिए हो सकती है? तो नहीं हो सकती। मतलब क्या है कि ये सारी एक्टिविटी करने की पावर रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये करने से पहले आपको एक रिटन नोटिस दिया जाएगा और आपको दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब आपको नोटिस दिया जाएगा कि भैया आपने ऐसी 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 वायलेशन करी है, इसका जवाब दो। अगर आप जवाब देने में सक्षम हो जाते हो तो हो सकता है रिवोकेशन ना हो, अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब आपने दे दिया तो। बट अगर आपका जवाब आपके पास नहीं है या फिर आपने सच में वो हरकतें करी है तो उस केस में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से रिवोक कर सकती है। द थिंग इज कि पहले आपको एक नोटिस देना है किस चीज का? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का। मतलब कि भैया हम इसका इंटेंशन रख रहे हैं कि हम रिवोक करने जा रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपको इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो हमसे आके कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे ही रिवोकेशन की बात आई तो रिवोकेशन के बाद 2 चीजें और होंगी। क्या 2 चीजें होंगी? कि जब आपका रिवोकेशन हो गया, मतलब कंपनी अब क्या बन गई? सिंपल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल्दो उसका ऑब्जेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन का वो वही है चैरिटेबल पर्पस का। अब इसके पास जो पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चीजें कर सकती है? इससे 2 हरकतें कर सकती है। नंबर 1 कि या तो उसको वाउंड अप कर दे, मतलब क्लोज कर दे, और नंबर 2 या तो उसको अमलगमेट कर दे, मतलब वाउंड अप कर सकती है या अमलगमेट कर सकती है, जो भी उसको लगेगा कि जरूरी है इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगेन वही कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट सोशल एट लार्ज के हिसाब से उनको जो जरूरी लगेगा उन दोनों में से कोई एक डिसीजन ले सकती है। नंबर 1 वाउंड अप, नंबर 2 अमलगमेट। वाउंड अप करेंगे तो सिंपल बात ही खत्म होगी, कंपनी को बंद कर दिया, कोई केस सही नहीं। अगर अमलगमेशन करेंगे तो अमलगमेशन किसके साथ करेंगे? अमलगमेशन करेंगे किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसका कि ऑब्जेक्ट जो हो वो सेम, मतलब कि जो कंपनी आप अमलगमेट करने जा रहे हो उसका जो ऑब्जेक्ट है और जिसके साथ अमलगमेट करेंगे उसका जो ऑब्जेक्ट हो, वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए, और वो भी कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 8। तो उसके साथ उसको अमलगमेट कर देंगे कि लो भैया तुम ये काम कर रहे थे, कर नहीं पाए सही से, तुम पे जो वगैरह हमें लेना था वो एक्शन ले लिया और बाकी तुम्हें फिर अमलगमेट कर दिया किसी और कंपनी के साथ, उसके साथ मिलकर भी काम करो, ठीक है। तो ये दोनों डिसीजन लिया जा सकता है। अगेन वही है कि भैया डिसीजन लेने से पहले आपको
नोटिस दिया जाएगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। अब बात आती है अगर अमलमेट करेंगे तो अमलमेट किसके साथ करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है अमलमेट वैसी कंपनी के साथ करेंगे जिसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों का अमलमेट करके क्या बनाई जाएगी, एक सिंगल कंपनी बनाई जाएगी, और उसके अंदर कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जा सकते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमलमेट कर दिया, एक सिंगल कंपनी बना दी, साथ में कुछ और एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है कि भैया आपको प्रॉपर्टीज ऐसे होंगी, आपके पावर्स राइट्स वगैरह वगैरह इस प्रकार से होंगे, जैसा भी वो डायरेक्शन देना चाहे उस तरीके से वो एडिशनल डायरेक्शंस भी दे सकती है उस नई सिंगल कंपनी को जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर अमलगेशन। ठीक है, चलिए जी, अगर वाइंड अप की बात आती है कि सपोज करो वाइंड अप हो गया, अब वाइंड अप हो गया तो वहां पे एक सीन क्या निकल सकता है कि सपोज करो हमने वाइंड अप किया और हमारे पास कुछ एसेट्स थे, उस एसेट्स से सारी लायबिलिटी सेटल करने के बाद भी कुछ एसेट बच गए। अब अगर कुछ ऐसे एसेट बच गए तो उसका क्या किया जाए, तो कंपनी के पास अगेन ट्राइब्यूनल सॉरी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है, नंबर वन कि जो एसेट बच गए उसको किसी और कंपनी को दे दिया जाए जो कि सेम ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रही है सेक्शन 8 के अंदर, नंबर वन। नंबर टू कि जो एसेट बच गए उसको बेच दिया जाए और उससे जो भी प्रोसीड्स आएगा उसको एक फंड होता है जिसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, अब ये क्या दो चीजें, ये देखो कि सपोज करो एक कंपनी के पास कुछ एसेट्स बच गए, सपोज करो कंपनी के पास एसेट्स थे 10 लाख रुपए के, उनकी लायबिलिटीज है डेट्स वगैरह जो थी वो थी 7 लाख रुपए, हमने उसको सेटल कर दिया, बच गया 3 लाख का एसेट। अब ये 3 लाख के एसेट को हो सकता है किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर दें, या फिर अगर इसको हम बेच देते हैं, अगर इन एसेट को बेच देते हैं तो इससे जो भी पैसा आएगा उसको ट्रांसफर किया जाएगा कहां पे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड, जो कि फॉर्म किया जाता है अंडर सेक्शन 224 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। बेसिकली क्या है, ये एक नया एक्ट है जिसको हम कहते हैं आईबीसी 2016 का एक्ट, जो बेसिकली किसके बारे में बात करता है कि जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है उसके ट्रीटमेंट वगैरह में। ऑब्वियसली बात है जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उनके कई सारे डेट्स वगैरह हैं जिनकी पेमेंट नहीं हो पाती, तो गवर्नमेंट कुछ पैसा वहां पे भी इकट्ठा करती है एक फंड बना के, तो उस फंड के अंदर भी कंट्रीब्यूट किया जा सकता है आपके बचे हुए एसेट को, क्योंकि आपका तो ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल, हाँ तो ऑब्जेक्टिव ही क्या था, चैरिटेबल, तो एक तरीके से चैरिटी ही है, तो वहां भी वो उस पैसे को कंट्रीब्यूट किया जा सकता है या फिर किसी और कंपनी को भी वो एसेट ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, अमलमेट के लिए सिंपली वो क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि अमलमेट उसी के साथ किया जाएगा जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए इस सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन का मतलब सेक्शन 8 के अंदर, और उसके जो ऑब्जेक्ट है वो सिमिलर होने चाहिए, नॉर्मल सी बात थी। अब बात आती है पेनल्टी की। पेनल्टी में देखो क्या होगा, पेनल्टी किन किन लोगों को लगती है, तो पेनल्टी दो टाइप के लोगों को लगती है, एक तो कंपनी और दूसरा जो भी उसके अंदर ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए कंपनी को कभी भी ना जो पेनल्टी लगेगी वो पैसों में लगेगी, कभी उसको जेल नहीं हो सकता, मतलब इम्प्रिजनमेंट पॉसिबल नहीं है, कंपनी को जेल में नहीं आ सकती। लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पेनल्टी पैसों में भी लगती है और इम्प्रिजनमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको थोड़ा सा माइंड में क्लियर रखना है कि भैया कंपनी के केस में सिर्फ और सिर्फ जो पेनल्टी होगी वो इन फॉर्म ऑफ मनी ही होगा, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं उनको इन फॉर्म ऑफ मनी भी होता है, साथ साथ में इन फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो क्या कहा गया कि अगर कुछ ऐसी हरकत होती है तो उस केस में कंपनी जो है उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। कितना फाइन लगाया जाएगा, 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, जितना चाहे। कितना, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ का रेंज है, इसके बीच में आपके ऊपर जितना मर्जी फाइन लगाया जा सकता है। और जितने भी डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स है, बेसिकली इसको हम कहते हैं ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, जो कि आपने डेफिनेशन वाले सेक्शन में पढ़ा है कि ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के अंदर कौन कौन कवर हो जाते हैं। तो जो भी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है उनको सजा दी जाएगी, उनको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा जो कि मैक्सिमम हो सकता है 3 साल। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल की हो सकती है, और साथ में फाइन लगाया जा सकता है 25,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक। और दो, हमेशा ऑफिसर के हैंड्स में ना आपकी जो पनिशमेंट होती है वो इसी तरीके से होती है, मतलब कि आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा या फिर फाइन लग जाएगा या फिर दोनों एक साथ लग जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन है और किस तरीके का आपने कांड करा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये तो था कॉन्ट्रावेंशन के लिए, ये जो ऊपर हरकत आई किसके लिए आई, कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई वायलेशन वगैरह कर दिया, ऑब्जेक्ट्स वगैरह वायलेट कर दिए, या भी सेक्शन की कंडीशंस वगैरह था उसको फुलफिल नहीं किया। सपोज करो आपने फ्रॉड करना शुरू कर दिया, तो फ्रॉड जैसे आप करना शुरू करोगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में घुसा लेना है, आपका सेक्शन क्या लग जाएगा 447, और उसके अगेंस्ट उसके तहत जो भी एक्शंस होने चाहिए वो सारे एक्शंस लिए जाएंगे आपके अगेंस्ट। ठीक है, तो फ्रॉड एक्टिविटी आ जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका 447 के एक्शंस लगने लगेंगे। इसको बड़ी अच्छे से इन्होंने चार्ट में सिंप्लीफाइड करके बताया है कि कॉन्ट्रावेंशन होगा तो क्या होगा, लाइसेंस टू रिवोक हो जाएगा, लाइसेंस टू रिवोक होगा तो आपको कन्वर्ट कर दिया जा सकता है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में, मतलब कि आपका नाम के पीछे से हटा देंगे उसको। वाइंडिंग अप किया जा सकता है, अगर सरप्लस होगा तो उसको सिमिलर कंपनी को दे दिया जाएगा या फिर उसको इस फंड में डाल दिया जाएगा, या फिर अमलमेट कर दिया जाएगा किसी भी सिंगल कंपनी के साथ। पनिशमेंट क्या होगी, कंपनी के 10 लाख से 1 करोड़, ऑफिसर के लिए 25,000 से 25 लाख या फिर 3 साल की जेल या फिर 447 भी लग सकता है। नाउ सेक्शन 8 कंपनी के फायदे क्या है, ये कुछ फायदे आते हैं, कुछ एक्सेप्शन इसको कहते हैं कि ये कुछ एक्सेप्शन से मतलब कुछ छूट है जो कि एक्ट में जो चल रहा है उसके अलावा कुछ डिफरेंट होता है किसके लिए, सेक्शन 8 कंपनी के लिए। क्या डिफरेंट है, तो नंबर 1 पहली छूट आती है कि जो सेक्शन 8 कंपनी है वो अपनी जनरल मीटिंग को 14 दिन के अंदर भी बुला सकती है,
उसको 21 दिन की नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब आप एक जनरल मीटिंग वाला एरिया पढ़ोगे, वहां पर आप देखोगे कि जनरल मीटिंग अगर कंपनी को बुलाना है, जनरल मीटिंग के लिए लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को इंटीमेशन देनी है, तो उसके लिए आपको क्लियर कट 21 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के अंदर क्या है कि उस केस में आप 14 दिन के नोटिस से भी काम चला सकते हो, 14 दिन की नोटिस देके भी आप जनरल मीटिंग अपनी बुला सकते हो, कंडक्ट करवा सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, कुछ रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम डायरेक्टर की। ये भी आप एरिया डायरेक्टर वाले एरिया में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कितने मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी को बनाने के लिए, कितने मिनिमम, कितने मैक्सिमम, कितने मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, सारे सेपरेटली आपके आएंगे कहीं ना कहीं। तो इस टाइप की जो भी मिनिमम की रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं लगती सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर। तो दूसरी छूट। तीसरी छूट क्या होती है कि कुछ एक कमिटीज बनानी होती है, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशन फुलफिल करेगी, कुछ टर्नओवर, कैपिटल वगैरह वगैरह, तो आपको कुछ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना होता है। 2 टाइप की कमेटी यहाँ पे बताई गई है जो कि बनाने की आवश्यकता नहीं है किसको, सेक्शन 8 कंपनी को। कौन सी 2 टाइप की कमेटी है? नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, जिसको हम एनआरसी कहते हैं, और दूसरा शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, जिसको हम एसआरसी कहते हैं शॉर्ट के अंदर। तो ना आपको एनआरसी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, ना ही आपको एसआरसी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। तो ये 3 आपको एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो कि जनरल कंपनी जो अदर देन कंपनीज आपकी सेक्शन कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, उन पे ये लगता है, लेकिन आपके ऊपर इसकी छूट है। चलिए, तो ऑल्दो ये हमारा कवर अप हो गया, खत्म हो गया, इतना इतना सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। ये थोड़ा सा उसको और एक इन्होंने चार्ट के तरीके से आपको रिवाइज कराने की कोशिश की है कि फॉर्मेशन क्या है कि प्रमोट कर सके चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट कहां अप्लाई करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव पर करेंगे, और डिविडेंड देने का यहाँ पे कोई इनके पास अधिकार नहीं है। टाइप ऑफ कंपनी कैसी होती है? लिमिटेड कंपनी होती है, लेकिन इनको वर्ड यूज नहीं करना होता, लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड। स्टेटस इनको कौन देता है? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को किसको डेलीगेट कर चुकी है? आरओसी को डेलीगेट कर चुकी है। रिवोकेशन जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिवोक कर सकता है। कब रिवोक कर सकता है? जब आप कंडीशन जो सेक्शन 8 के है वो कॉन्ट्रावीन कर जाओगे, या फिर जो अफेयर्स ऑफ द कंपनी है उसको आप फ्रॉडुलेंटली तरीके से करोगे, या फिर ऐसे तरीके से जो कि अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है। देन इफेक्ट्स क्या होगा रिवोकेशन का कि भैया आपके नाम के आगे से लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड हटा ली जाएगा। और भी इफेक्ट्स है रिवोकेशन के जो आपने देखे हैं माइंडिंग ऑफ, ये समराइज में थोड़ा सा बताया गया है, व्हिच इज नॉट डिटेल्ड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 8 कंपनी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये बहुत आपको अच्छा फील दे रहा होगा।